कभी सोचा है कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा कैसे बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? इसका जवाब है ना, वो अक्सर बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि दिमाग में होता है। तो आज हम दौलत बनाने वाली इसी सोच के पीछे के कुछ सीक्रेट्स को समझने वाले हैं। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये उस माइंडसेट की बात है जो सच में सब कुछ बदल सकता है। और देखिए, सब कुछ ना यहीं से शुरू होता है। ये लाइन सुन के मैं बहुत सिंपल लगती है ना? लेकिन असल में ये दो अलग अलग दुनियाओं को दिखाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि जिंदगी बस उनके साथ हो रही है, मतलब जैसे वो बिना पतवार की नाव में बैठे हों, लहरें जिधर ले जाएं उधर चले गए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि वो अपनी जिंदगी के कैप्टन हैं, स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में है। और यकीन मानिए, बस यही छोटा सा फर्क तय कर देता है कि कोई मौकों को कैसे देखता है और मुश्किलों से कैसे निपटता है। तो चलिए इस माइंडसेट को ना 4 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे जिम्मेदारी का सिद्धांत, फिर बात करेंगे जीतने और न हारने की सोच में क्या फर्क है, उसके बाद वैल्यू यानी मूल्य का समीकरण क्या होता है, और आखिर में सबसे जरूरी, पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। तो शुरू करते हैं। चले, सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम की बात करते हैं, जिम्मेदारी का सिद्धांत। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा सफर है। एक ऐसा सफर जो पीड़ित की सोच से निकालकर अपनी जिंदगी का क्रिएटर या कहें कि निर्माता बनाता है। तो 2 तरह की मानसिकता है। एक है विक्टिम या पीड़ित की मानसिकता, जहां लगता है कि जिंदगी हमारे साथ हो रही है, हम बस हालात के रहमो करम पर हैं। और दूसरी है क्रिएटर या निर्माता वाली मानसिकता, जिसमें ये विश्वास होता है कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। एक सोच जहां शक्तिहीन महसूस कराती है, वहीं दूसरी जीवन का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में देती है। तो इस विक्टिम माइंडसेट को पहचाने कैसे? इसके 3 बहुत कॉमन संकेत हैं। पहला है ब्लेम करना, मतलब अपनी नाकामयाबी के लिए इकोनॉमी को, सरकार को या अपने बॉस को जिम्मेदार ठहराना। दूसरा है जस्टिफाई करना, मतलब ऐसी बातें कहना कि अरे पैसा इतना भी जरूरी नहीं है। और तीसरा कंप्लेन करना, यानी शिकायत करते रहना। और पता है क्या, ये शिकायतें एक चुंबक की तरह और प्रॉब्लम्स को अपनी ओर खींचती हैं। इन आदतों को पहचान लेना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। तो ठीक है, जब कोई जिम्मेदारी लेना सीख जाता है तो फिर अगला सवाल सामने आता है। सवाल ये है कि जिंदगी का जो ये खेल है, वो जीतने के लिए खेला जा रहा है या सिर्फ इसलिए कि हार ना जाएं। चलिए अब महत्वाकांक्षा के इस साइकोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। इसे ना एक फुटबॉल मैच की तरह सोचकर देखिए। एक होता है ना हारने के लिए खेलना, ये डिफेंसिव गेम है, मतलब बस किसी तरह गोल बचाना है। असल जिंदगी में इसका मतलब है बस बिल्स चुकाना और सेफ रहना। और दूसरी तरफ है जीतने के लिए खेलना, ये ऑफेंसिव गेम है, स्ट्राइकर वाला, जहां मकसद है आगे बढ़कर गोल करना, मतलब बहुत बड़ी दौलत और पूरी आज़ादी का लक्ष्य रखना। तो सवाल ये उठता है कि हम कौन सा खेल खेल रहे हैं? यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है कि ज्यादातर लोगों को वो इसलिए नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो असल में चाहते क्या हैं। सोचिए, अमीर बनना है, ये बस एक धुंधली सी इच्छा है। लेकिन अगले 5 सालों में 1 करोड़ की नेटवर्थ बनानी है, ये एक क्लियर, एक ठोस लक्ष्य है। और जब तक लक्ष्य साफ ना होना, दिमाग को रास्ता ही नहीं मिलता कि जाना कहाँ है। और यहीं पर सोच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ वो सोच है जो हमेशा रुकावटों पर फोकस करती है, क्या होगा अगर ये काम नहीं किया तो, और बस डर कर वहीं रुक जाते हैं। दूसरी तरफ वो सोच है जो मौकों पर फोकस करती है। वो कहती है ये काम करेगा क्योंकि मैं इसे काम करवाऊंगा। एक को सिर्फ मुश्किलें दिखती हैं, दूसरे को सिर्फ मौके। और बस यही फर्क आगे बढ़ने वालों को बाकियों से एकदम अलग कर देता है। तो ठीक है, हमने अपनी अंदर की सोच, अपनी मानसिकता को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये माइंडसेट बाहरी दुनिया के साथ, लोगों के साथ हमारे इंटरैक्शंस को कैसे प्रभावित करता है। और यहीं पर आता है मूल्य का समीकरण, मतलब कि सफलता और सफल लोगों को देखने का हमारा नजरिया कैसा है। कभी सोचा है किसी और की सक्सेस को देखकर कैसा महसूस होता है? कुछ लोगों को ना जलन होती है। उन्हें लगता है कि सफलता एक केक की तरह है, अगर किसी और ने बड़ा टुकड़ा ले लिया तो उनके लिए कम बचेगा। ये है नाराजगी वाला रिएक्शन। लेकिन जो वेल्दी माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो दूसरों की सफलता को प्रेरणा की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं, वाह, अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी इससे सीख सकता हूँ। वो नाराजगी की जगह प्रशंसा को चुनते हैं।
बहुत से लोगों को ना खुद को या अपने काम को प्रमोट करना, मतलब उसकी मार्केटिंग करना, थोड़ा अजीब या बुरा लगता है। लेकिन इसे देखने का एक और नज़रिया भी है। अगर किसी को ये विश्वास है कि उसके पास जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस या स्किल है वो सच में दूसरों की मदद कर सकती है, तो फिर उसे बढ़ावा देना तो एक तरह से जिम्मेदारी बन जाती है ना? ये अपने वैल्यू में यकीन करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने का एक जरिया है। ये या फिर वो वाली सोच है ना, ये एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रैप है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें करियर और परिवार में से एक को चुनना होगा, या पैसा और मन की शांति में से एक को। लेकिन जो अबंडेंस वाला माइंडसेट होता है, जो प्रचुरता वाली सोच होती है, वो एक अलग सवाल पूछती है, दोनों क्यों नहीं? और बस ये एक छोटा सा सवाल संभावनाओं का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल देता है और हमें उस लिमिटेड सोच से बाहर निकालता है। चलिए, अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। बात करते हैं कि ये सारा माइंडसेट असल में काम कैसे करता है। मतलब अब विचारों को हकीकत में बदलने का टाइम है। ये सेक्शन है पैसे की मैकेनिक्स के बारे में, कि वेल्दी लोग आखिर पैसे को मैनेज करते कैसे हैं। अक्सर लोगों का पूरा ध्यान अपनी महीने की इनकम या सैलरी पर होता है, लेकिन दौलत का जो असली मीटर है ना, वो है नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब आपके पास जितनी भी चीजें हैं, बचत, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, उन सब की टोटल वैल्यू में से आपकी जितनी भी देनदारियां हैं, जैसे कि लोन, उनको घटा दीजिए। जो बचा वो है आपकी नेटवर्थ। तो अपना फोकस सिर्फ इनकम से हटाकर नेटवर्थ बढ़ाने पर शिफ्ट करना, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो सवाल है, ये नेटवर्थ बढ़ती कैसे है? इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, अपनी इनकम बढ़ाइए, ये तो खैर ऑब्वियस है। दूसरा, जो कमाया है उसमें से बचाइए। तीसरा, उस बचत को इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका पैसा आपके लिए और पैसा बना सके। और चौथा, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन, मतलब अपने रहन सहन के खर्चों को कम करना। ये चारों चीजें जब एक साथ काम करती है तब बात बनती है। यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मनी मैनेजमेंट सिस्टम का आइडिया है कि अपनी इनकम को ना आते ही अलग अलग हिस्सों में बांट दो। जैसे कि 10% पैसिव इनकम बनाने वाले इन्वेस्टमेंट्स के लिए, 10% लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए, और हाँ, 10% प्ले के लिए, मतलब आज के मनोरंजन और एंजॉयमेंट के लिए। ये बहुत जरूरी है। ये एक बैलेंस बनाता है ताकि भविष्य बनाते बनाते आज को जीना न भूल जाए। और इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? वो है पैसिव इनकम, मतलब एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना जहां पैसा आपके लिए मेहनत करे, ना कि आप पैसे के लिए। ये इनकम तब भी आती रहे जब आप सो रहे हों या छुट्टियों पर हों। ये किराए से आने वाला पैसा हो सकता है, स्टॉक से मिलने वाले डिविडेंड्स हो सकते हैं, या कोई ऑनलाइन बिजनेस। असली फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी यही है। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर महारथी कभी नौसिखिया था। कोई भी पेट से सीखकर नहीं आता, ना कोई इन्वेस्टर, ना कोई बिजनेसमैन। हर एक्सपर्ट ने कभी ना कभी तो जीरो से शुरुआत की थी, गलतियां भी की थी और फिर उनसे सीखा था। ये एक सफ़र है, एक प्रोसेस है, और इसमें पहला कदम उठाना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आखिर में सारी बातें इस एक सवाल पर आके रुक जाती हैं। चॉइस क्या है? एक सब कुछ जानने वाला बनना या फिर एक सब कुछ सीखने वाला बनना? क्या हम ये मानकर बैठ जाएं कि हमें तो सब पता है और सीखना बंद कर दें, या फिर हम हमेशा एक स्टूडेंट बने रहें, हमेशा नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार? दौलत बनाने का रास्ता और शायद जिंदगी का भी इसी दूसरे ऑप्शन में छिपा है।